हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स की दुकान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने डुअल नेचर और एटॉमिक फिजिक्स पहले ही खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो आपको अगर डुअल नेचर या एटॉमिक फिजिक्स किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है ना। इस वजह से आपको इसको पढ़ना है। ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये जो हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसमें आज जो हमको पढ़ना है, आज तो हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे मोस्टली, है ना। न्यूक्लियस, सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या बात करेंगे? दूसरे नंबर पे न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक। आज का जो गोल है वो यही है ना। इसको आप मान सकते हो टुडेज गोल, टुडेज गोल, ठीक है। हमारा ये गोल है, आज हमको ये दोनों चीजें खत्म करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए, सबसे पहले न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? अब बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे कि नाम है, तो न्यूक्लियस के बारे में ही हमको सब कुछ पढ़ना होगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या क्या होता है? इस न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, और क्या होता है? प्रोटॉन, है ना। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है ना, चार्जलेस पार्टिकल, और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक। और इन्हें एक साथ क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या है? एक हाईली पॉजिटिव चार्ज एक कोई चीज है जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, दीज आर द, हम लोग कहते हैं दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं, है ना, तो इनसे भी कुछ ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात भी कर सकते हैं आप, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स। अब ये जो क्वार्क होते हैं, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये क्वार्क बेसिकली कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अप क्वार्क या फिर टॉप क्वार्क, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क या फिर बॉटम क्वार्क, बॉटम क्वार्क। क्वार्क बेसिकली क्या है? इनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन माना जाता है कि ये बने हुए हैं, है ना। मतलब क्वार्क से मिलकर ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, ये माना जाता है। अब क्वार्क जो होता है, उसमें जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2e/3, और डाउन क्वार्क में जो चार्ज होता है वो माइनस का e/3 होता है। e क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना, इतना चार्ज होता है। अगर हम लोग अलग अलग बात करें, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटॉन की, है ना। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो मास है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक। इसे ही हम लोग 1 AMU भी कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 AMU। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन
प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो ये कितने क्वार्क से मिलकर बना है? अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अप क्वार्क ले लें और एक डाउन क्वार्क ले लें तो एक प्रोटॉन बनता है। देखिए कैसे, अब 2 अप क्वार्क है, जैसे एक अप क्वार्क में चार्ज कितना होगा? 2e/3, दूसरे अप क्वार्क में चार्ज कितना होगा? +2e/3, डाउन क्वार्क में चार्ज कितना बताया हमने? -e/3। अगर सारे चार्जेस को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? +2e/3 +2e/3 -e/3। ठीक, ये हो जाएगा 4e/3 -e मतलब 3e/3 मतलब e, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? e, और e ही क्या होता है? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो बेसिकली जो प्रोटॉन होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है ना। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। यही चीज अगर हम लोग बात कर लें किसकी? न्यूट्रॉन की। अगर हम लोग यहीं पे बात करें न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। लेकिन बट इन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग को मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को बराबर रखना है। उसके बाद चार्ज कितना होता है? चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन पे वो 0 होता है। अब ये कितने अप और कितने डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है ये देख लेते हैं, है ना। ये तो किसकी बात करी थी हमने? प्रोटॉन की बात करी थी। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की, है ना। न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है? अगर हम लोग 2 डाउन क्वार्क ले लें और एक अप क्वार्क ले लें तो देखिए क्या होगा। 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क लेने में, एक डाउन क्वार्क में कितना चार्ज होता है? -e/3, इसमें भी कितना होगा? -e/3, और इसमें कितना होगा? 2e/3। सबको जोड़िए, -e/3 -e/3 -2e/3 +2e/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या करता है? 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये बात किसकी करी हम लोगों ने? न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन। ठीक, ये बात करी प्रोटॉन की, ये बात करी न्यूट्रॉन की। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, साथ में उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, चलो, और न्यूक्लियस को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, वेयर all the mass and charge of atom is supposed to be concentrated ठीक, इसकी डेफिनेशन ले सकते हो, वेयर ऑल द मास एंड चार्ज ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? प्रोटॉन की, और बात हो गई न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को अगर दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए, नोटेशन फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे? हम लोग लिखेंगे x, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो लिखेंगे, और यहां लिखेंगे क्या? z, यहां लिखेंगे a, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो x, यहां लिखेंगे z और यहां लिखेंगे a। जहां पे z क्या है? z इज द एटॉमिक नंबर and a is the mass number या फिर एटॉमिक
मास। अब ये जो Z होता है, ये जो Z होता है एटॉमिक नंबर की बात करें, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। और ये जो A होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में दोनों चीजें आ जाती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। कई बार आपने कई बुक में देखा होगा कि नंबर जो Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। तो लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल कहते, जैसे कहते हैं आपसे Li+, ठीक, इसका जो एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो ये तो 3 होगा, लेकिन अगर आप लोग एटॉमिक नंबर की बात करोगे 3 होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें 3 होंगे, लेकिन आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि Li+ इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कह सकते हो न्यूट्रल एटम के लिए सही होता है, ये न्यूट्रल एटम के लिए ये सही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। अब इसी का इस्तेमाल करके कई बार ये पूछ लेता है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि ये क्या है, ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसमें से एटॉमिक नंबर घटा दे, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो ए में से जेड को घटा दो, है ना, तो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए क्या है, एटॉमिक मास, ए मतलब मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तभी बराबर होगा जब क्या होगा, वो न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई ऊपर प्लस या माइनस नहीं लगा है उस आयन, है ना, उस एटम में ऊपर प्लस या माइनस नहीं लगा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में एक चीज और बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ठीक। अगर हम लोग आइसोटोप्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। और आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सर उल्टा भी, सेम मास नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। और आइसोटोन्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे। आइसोटोप्स में एक चीज और आती है जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है, कई बार क्या होगा कि आपको आइसोटोप्स दिए होंगे, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन के आइसोटोप दिए हैं, ठीक है, 1H1 1H2, ठीक है, 1H3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप है, मान लेते हैं कि आपसे कह दिया जाए कि इसकी जो अबंडेंस है, मतलब इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं नेचर में कि ये 70% नेचर में है, ये मान लेते हैं कि 10% नेचर में है, ये मान लेते हैं क्या कहते हैं 20% नेचर में है। ऐसे आपसे परसेंटेज दे दिया और आपसे कह रहा है एटॉमिक मास निकालो हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अगर आइसोटोप्स आपको दिए हैं और उसकी परसेंटेज दी है, ठीक है, तो अगर इस परसेंटेज को हम लोग अल्फा परसेंट
बीटा परसेंट और गामा परसेंट मान लें तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू अल्फा इंटू इसका एटॉमिक मास प्लस इसकी कंसंट्रेशन। देखो अल्फा क्या है, परसेंटेज, अल्फा लिखेंगे और इसका एटॉमिक मास प्लस बीटा परसेंट इंटू इसका एटॉमिक मास प्लस गामा परसेंट प्लस इसका एटॉमिक मास डिवाइड बाई क्या कर दोगे आप 100। ठीक, ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, ये क्या है A1 A2 A3 है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का नहीं दिया है, कोई और दिया है, तो यहाँ पे बेसिकली आप जनरली ये लिख सकते हो, यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3 लिख सकते हो। ठीक है, तो जनरली आप लिखना चाहो तो जनरली लिख लो, यहाँ पे A1 लिख दो, यहाँ पे A2 लिख दो, यहाँ पे A3 लिख दो। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपको समझ में आया आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स क्या होता है जिनका एटॉमिक नंबर, वैसे मतलब जो भी एटम है जिनका क्या हो एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो तो उसे कहते हैं आइसोटोप्स, है ना। लेकिन सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो तो आइसोबार्स होता है, और अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब आइसोटोन्स। आइसोटोप के अंदर एक बात और आती है, पूछी जाती है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो। आपको आइसोटोप दे देगा, ठीक है, और परसेंटेज दे देगा, ये आइसोटोप इतने परसेंट अवेलेबल है नेचर में, आपसे कहेगा कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ। तो आप क्या करोगे, जो भी परसेंटेज दी हो उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे और ऐसा जितने भी होंगे उसके साथ करके ऐड करके उसको 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया, जो कि आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो बात होगी आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स की। अगली चीज के ऊपर बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियर साइज, देखिए न्यूक्लियर साइज की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होगी न्यूक्लियस की वो किस बात पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कम है तो मान लेते हैं न्यूक्लियस की साइज ये, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ा दिए तो उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए, फिर और नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ा दिए, ठीक है, तो और ज़्यादा जगह चाहिए। तो बेसिकली जो साइज है न्यूक्लियस की वो डिपेंड किस पे कर रही है, न्यूक्लियस की जो साइज है वो डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। तो इसका मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब ए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में मान लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब है। ठीक, मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है r। ठीक, तो 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ये भी कांस्टेंट है तो उधर भेज दिया, ठीक है, और उसको गायब कर दिया। कांस्टेंट है ना तो प्रोपोर्शनल के अंदर ही आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनल हटा दें तो कांस्टेंट आ ही जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, है ना। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है r0 a की पावर 1/3, जहाँ पे r0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1.2 फर्मी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर दो अलग अलग न्यूक्लियस की रेडियस को कंपेयर करना है ना, और कंपैरिजन के लिए क्या होगा कि अगर मान लेते किसी न्यूक्लियस की रेडियस r1 है, दूसरे न्यूक्लियस की रेडियस r2 है, तो r1/r2 जो होगा वो a1/a2 के पावर 1/3 के बराबर होगा, जहां पे a1 a2 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी न्यूक्लियस के साइज की, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की बात होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली बात आती है न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या आती है, न्यूक्लियर डेंसिटी। अब आप जानते हैं जो डेंसिटी होती है
है ना, जो डेंसिटी होती है डी वो किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है ना। मान लेते हैं इफ वी कंसीडर मास ऑफ वन न्यूक्लियन एज m, then total mass of nucleus is equal to m into a, ठीक है, क्योंकि a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू ma और डिवाइड बाई वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा ma डिवाइड में 4/3 पाई r क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो आप, r क्यूब की जगह लिख सकते हो a, ठीक है, क्योंकि r क्यूब क्या था, r क्यूब इज और a इंटू, देखो r क्यूब बराबर अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली ये r0 a की पावर 1/3 है ना, r0 a की पावर 1/3। अभी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला निकाला ना, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, ठीक है। तो r की जगह ये रख सकते हो आप, ठीक है, क्या रख सकते हो, r0 a की पावर 1/3 और ये लगा क्यूब। तो इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ma डिवाइड बाई 3 ऊपर चला गया 4 पाई, ये हो जाएगा r0 और ये हो जाएगा a, r0 क्यूब और डिवाइड बाई a, यहाँ पे ये हो गया 3ma डिवाइड बाई 4 पाई r0 क्यूब और a। तो आप ये देखेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m बाय 4 पाई r0 क्यूब, ठीक। अब आप एक चीज यहाँ से ये कह सकते हो कि ये जो डेंसिटी में आया, डेंसिटी जो है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, r0 की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन ये भी कांस्टेंट होगा। मास ऑफ वन न्यूक्लियन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ जो आपके मास ऑफ न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि एक न्यूट्रॉन का मास प्लस एक प्रोटॉन का मास, और ये दोनों मासेस तो फिक्स है, ठीक है। तो ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है ना। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इसका मतलब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी is almost constant, ठीक है, and it is independent of atomic mass, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गई कि ये डिपेंड नहीं करती किस पे, मास नंबर पे। मतलब आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है क्वेश्चन में कि इसका एटॉमिक मास का रेशियो, ये आपको न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताना है। तो आपको गलती कोई भी नहीं करनी है, जो इसका न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करती है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगली चीज जो इसमें हम लोग को पढ़नी है वो पढ़नी है न्यूक्लियर फोर्स। क्या पढ़नी है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। किसकी बात करनी है, अब हम लोग को न्यूक्लियर फोर्स की बात करनी है। चलिए न्यूक्लियर फोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अब बेसिकली नेचर में जो फोर्सेस होती हैं, फंडामेंटल 4 फोर्सेस है ना। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी है, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरे नंबर पे आता है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरे नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स
बेसिकली आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जानते होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज की वजह से लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगती है। ये दोनों क्या है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे वैसे न्यूक्लियर फोर्स में, ये खाली बीटा डिके में थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ही बात हम लोग इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमको पता होनी चाहिए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। अब अगर आप बात करो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करो तो ये बेसिकली एक लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, कि मतलब जैसे अर्थ है और वो मून है, तो अर्थ और मून के बीच में क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये बहुत ही वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। सबसे पहली बात तो ये है ना। और ये बेसिकली मोस्टली अट्रैक्टिव होती है, मोस्टली अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और मोस्टली अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है ना, इनसाइड न्यूक्लियस, है ना। ये कहाँ लगती है, इनसाइड न्यूक्लियस में हम लोग इसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग इसकी बात करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग कंपैरिजन करें, इफ वी कंपेयर न्यूक्लियर फोर्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन न्यूक्लियर फोर्स is almost 100 times stronger than electromagnetic force, ठीक। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर हम लोग कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो ऑलमोस्ट 10 to the power 34 टाइम्स किसकी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होती है, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद आखिरी में आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑर्डर को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स में कुछ बातें और हैं, जैसे कि अगर आप ग्राफ बनाओगे न्यूक्लियर फोर्स के लिए, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो ग्राफ होता है ये कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। होता क्या है कि एक डिस्टेंस है r0, जिसके पहले जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो रिपल्सिव होती है और इस r0 की वैल्यू 0.8 फर्मी होता है, ठीक है। और इस r0 के बाद की बात करें तो ये अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्टिव ही होती है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है r0 मतलब 0.8 फर्मी के पहले की बात करो तो उसमें वो रिपल्सिव नेचर की होती है और उसके बाद अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे याद लिख भी सकते हो, r0 से इफ डिस्टेंस r इज लेस देन r0, क्या जो फोर्स होगी वो न्यूक्लियर जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, रिपल्सिव, और r इज ग्रेटर देन r0 होगी, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली चीज जो आपको याद रखनी है, ये न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स,
जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये हमारी सेंट्रल फोर्सेस होती है। लेकिन ये जो हमारी होती है न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो क्या होती है, एक नॉन सेंट्रल फोर्स होती है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, एक नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक, उसके बाद अगली बात अगर हम लोग करें तो न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। अब ये कैसे चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर आप लोग बात करो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन न्यूट्रॉन, वो बराबर होगी फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और वो भी बराबर होगी फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन। ठीक है, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे वो न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स हो, सेम होती है ना। ये किसका रेशियो है, ये किसका हमने ऑर्डर लिखा है, ये लिखा है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। ये जो हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, इसी से एक बार क्वेश्चन बना है, 2 बार क्वेश्चन बना है बेसिकली नीट में। क्वेश्चन ये बना था सीधे कि क्वेश्चन ये था कि इनसाइड न्यूक्लियस द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन and proton neutron is, ऑप्शन ए था F PP is equal to F NP is equal to F NN। ठीक, ऑप्शन बी था F PP is not equal to F NP is equal to F NN। सी ऑप्शन था F PP is not equal to F NP is not equal to F NN। चौथा ऑप्शन था F PP is equal to F NP is not equal to F NN। ठीक, तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये लिखाया कि F NN is equal to F NP is equal to F PP, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर तो फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक, ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, देखिए इन्होंने बोला कि इनसाइड न्यूक्लियस जो फोर्स है न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, उसके बारे में बात बताओ। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जरूरी थोड़े है कि खाली न्यूक्लियर फोर्स लगे। अब अगर 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो दोनों प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रही होगी, है ना। 2 प्रोटॉन्स के बीच में क्या लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रही होगी। तो इसका मतलब जैसे ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे होंगे, है ना। ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा हो। तो जो नेट फोर्स ऑन प्रोटॉन है वो बेसिकली स्लाइटली लेस हो जाएगी। ठीक है, वो स्लाइटली लेस हो जाएगी जो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रही है उससे, है ना। क्यों लेस हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लग रहा है और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्शन लग रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होती, है ना, तब तो सारे के सारे बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन के केस में क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल कर रही है और न्यूक्लियर फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो जो नेट फोर्स हो जाएगी वो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन से थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि खाली न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करी जाए। तो ये कह सकते हैं कि जो FPP है
है ना। FPP क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज द नेट फोर्स ऑन प्रोटॉन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे सर क्या लिखा है, इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। तो इनसाइड द न्यूक्लियस हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी बात करनी पड़ेगी और न्यूक्लियर फोर्स की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए अब इनसाइड अगर हम लोग को बात करनी पड़ेगी तो आप देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है ना। जब तक चार्ज नहीं होगा किसी के पास तो उस पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी नहीं। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लगेगी क्योंकि दोनों चार्जलेस पार्टिकल है ना। तो इसका मतलब सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगी, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी तो इसका मतलब जो उसकी नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स से कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है और प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। तो नेट फोर्स जो हो जाएगी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो बराबर रहेंगे क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रही है, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। इस वजह से ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन जो प्रोटॉन के बीच में फोर्स नेट फोर्स लग रही होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारी बात किसकी हो गई, न्यूक्लियर फोर्स की। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में, है ना। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में कल पढ़ेंगे, टुमारो। टुमारो गोल, टुमारो गोल क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, और दूसरी चीज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा। इसका जो नोट्स है वो आज या कल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अपलोड हो जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।